हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। साथ में और टॉपिक कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले हम जो स्टार्ट कर लेते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड देयर रिपोर्ट्स। तो पहले जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका आपको पता ही है कि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और जो है उसके बेसिस पर फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बेसिस पर जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या उनके बेसिस पर रेशियो एनालिसिस किया जाता है। तो उससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड देयर रिपोर्ट्स की जो है वो उनके रिकॉर्ड्स और उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उनकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं हुए हैं एक साल में। साथ में जो है उनकी जो शेयर कैपिटल है, डेट कैपिटल है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, कितने जो है उन्होंने उधार लिया हुआ है, कितना जो है उनका अपना पैसा लगा हुआ है, यानी कि डेट और इक्विटी की रेशो के बारे में पता चलता है। या फिर जो है उसमें हम जो है डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करके बहुत सारी जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनमें जो है आपस में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। देन सेकंड इज कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में जिसमें हम हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें जो है हमारे पास जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर्स या प्रोसेस कॉस्टिंग। तो उस समय जो है हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है और हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर जो है वो चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। या जैसे हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई टेंडर फाइल करना है या कोई कोटेशन जो है वो रेट देना है, तो उसमें जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं, जिससे जो है हम किसी पर्टिकुलर जॉब का, कॉन्ट्रैक्ट का, टेंडर का जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जो हम इन चाहें तो उनके जो है वो हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्रॉफिट्स भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स में, किन टेंडर्स में, किन जॉब्स में जो है वो कंपनी जो है इन्वेस्ट कर सकती है, या कितनी कॉस्ट आएगी, या वहां से कितना प्रॉफिट होगा। देन बजटरी कंट्रोल। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जैसे आप कहा कि इसमें जो है वो एक बजट जो है वो एक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए एक टूल है, जिसमें बजट्स में क्या होता है कि बेसिकली जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे आपका प्रोडक्शन बजट है तो उसमें डिफाइन किया जाएगा कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या आपका जो है वो सेल्स बजट है तो उसमें जो है वो कितनी यूनिट्स जो है वो सेल की जाएंगी, कैश बजट है कितने रिसीट्स होंगी, कितनी पेमेंट्स होंगी। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में जो है वो बजट जो है वो बनाए जाते हैं। तो बजट से जो है वो प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स हमारे पास आ जाते हैं, और उन टारगेट्स के बेस पर जो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो बजट के हिसाब से जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। और नॉर्मली जो है ये बजट लेस देन 1 ईयर की, कम 1 साल से कम के लिए होते हैं, अगर जो है शॉर्ट टर्म बजट्स की बात करें। और जो लॉन्ग टर्म बजट्स हैं दे मे बी फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो और लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। बट जैसे कैश बजट या प्रोडक्शन बजट है हमारा, तो ये जो है हमारे शॉर्ट टर्म बजट्स में आते हैं। देन मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग की टेक्निक है जिसमें जो है ये देखा जाता है कि जैसे हमने एक यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है तो उस एक यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी। और बेसिकली क्या है कि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इसमें कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और उसमें जो है वो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पर जो है वो हम देखते हैं कि अगर हम अपने प्रोडक्शन में जो है वो चेंज करते हैं, अपनी जो है वो सेल्स में चेंज करते हैं, या हमारी सेल्स कम ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमें कहीं कई तरह के डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि किसी प्रोडक्ट को बनाया जाए या मार्केट से खरीद लिया जाए, किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया जाए, या क्या प्रोडक्ट मिक्स यूज़ किया जाए, या रॉ मटेरियल का क्या मिक्सचर यूज़ किया जाए। तो बहुत सारे डिसीजन लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस डिसीजन लेने के लिए हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, पीवी रेशो होती है, मेक और बाय डिसीजन, इस तरह के हम जो है डिसीजन ले सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हमारे को हेल्प करती है। बेसिकली क्या है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस उसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट में और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और अल्टीमेटली उसका हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि हम जो है वो अगर अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर
काम करते हैं। और उस एनालिसिस के लिए जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, वेरिएबल एंड फिक्स। और इस जो टेक्निक है, उस टेक्निक की एजम्पशन ही यही है कि जितनी भी कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया जा सकता है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड जैसे आपको पता है कि पहले से स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, तो और उसके अकॉर्डिंगली जो है उस टारगेट तक हमें जो है वो अपने काम को करना होता है कि आपने जो है पहले से फिक्स कर दिया और उसको हमने अचीव करना है। उससे अगर जो है वो सेल्स की बात आती है स्टैंडर्ड्स में, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा जो है वो सेल्स का स्टैंडर्ड इतना पहले से हमने जो है वो टारगेट इतना डिसाइड कर लिया, तो उससे हम ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। बट अगर कॉस्टिंग की बात आती है, तो कॉस्टिंग में क्या है कि हम जो है वो स्टैंडर्ड से जो है वो उसको कम करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड से उसको कम रखना चाहते हैं कि जितनी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उससे कम में जो है हमें अपने टारगेट को पूरा करना पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो हमने जो स्टैंडर्ड्स पहले से फिक्स किए जाते हैं एंड उनको जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फिक्स किया जाता है कि हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, तो उसकी क्वांटिटी वाइज भी और उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली भी जो है वो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं और उसके बेसिस पर जो है वो डिफरेंट वेरिएंसेस जो है वो निकाले जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ताकि जो हमें पता चल जाए कि प्राइस की वजह से जो है वो फ्लक्चुएशन हुई है रेट्स में, या फिर जो है उसके यूजेस की वजह से जो है वो डिफरेंस आया है, या मार्केट या उसकी क्वांटिटी जो है हमने कम ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। तो वो जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस तरह से जो है वो मैनेजमेंट के एक टूल है, टेक्निक है, जिससे जो है वो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को पहले से डिटरमिन कर लिया जाता है और उसके बेसिस पर एनालिसिस किए जाते हैं कि वेरिएशन क्यों हुए और उनके रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। देन रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग बेसिकली जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है उनके मार्केट प्राइस के बेसिस पर जो है वो रिवैल्यूएट किया जाता है इंस्टेड ऑफ देयर परचेज प्राइस। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है कि हम जो है उनके परचेज प्राइस पर जो है उनको इवेल्युएट करते हैं कि कितने पे हमने लिया था, कितने उसकी कॉस्ट आई थी, और उसको डेप्रिशिएट करके ओवर द ईयर्स जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। बट रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में क्या है कि हम जो है जो हमारी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उनको रिवैल्यू किया जाता है उनकी जो है करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर। तो उससे क्या है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट्स हैं उनको उनका बारे में पता चलता है कि जो रियल टर्म्स में जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कितनी है या कितने प्रॉफिट्स हैं, इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी टर्म्स की, सिर्फ पैसे की बजाय जो है हमें उसकी रियल टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। देन इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो रेगुलर और कांस्टेंट चेक रखने के लिए कि एक्टिविटीज जो भी कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई डिपार्टमेंट या कोई ब्रांच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रही है, उनकी एक्टिविटीज को, परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करने के लिए जो है इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, जिससे जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाता है आसानी से, और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और फ्रॉड के और मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस जो है वहां पर कम हो जाते हैं। तो अगर फ्रॉड्स के, मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, दैट मींस कि आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो है वो वेस्टेज बच जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन मटेरियल की है या फिर जो है जो हमारे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लेबर आवर्स को भी अगर आप चेक करते रहते हैं इंटरनली, जो है वो उनका एक ऑडिट सिस्टम बनाया है कि कितने घंटे आया, कितने घंटे काम किया, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो अगर एक सिस्टम बना हुआ है तो जो लेबर आवर्स हैं उसको भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनकी वेस्टेज को रोक सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है और फाइनली जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। देन ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स की यानी कि ग्राफ्स के बेसिस पर या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो है वो कुछ चार्ट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं ग्राफिकल में, जैसे ब्रेक इवन चार्ट हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ हो गया, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ या चार्ट बना लिया गया, अर्निंग कैपेसिटी का ग्राफ बना लिया, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के चार्ट्स बनते हैं कि जिसमें जो है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स डिसाइड किए जाते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम और लोअर लेवल पे किस लेवल पे जा सकती है या क्यों जा रही है, क्या रीजंस हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ बनते हैं क्यू थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ऑपरेशन रिसर्च थ्योरी। तो ये बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और ग्राफिकल डाटा का इस्तेमाल जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है, जिससे जो है वो डाटा को एनालाइज किया जा सके, समझा जा सके। क्योंकि बेसिकली मैंने क्या बताया कि जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि जिससे मैनेजमेंट जो है उसको समझ सके और सही डिसीजन ले सके, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है।
एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि मैनेजमेंट का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम, और आजकल तो जो है वो एक रियल टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कंप्यूटर्स, कि जिसमें जो है वो टाइम टू टाइम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, और आसानी से जो है वो डाटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, और उसके बेसिस पर डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना जो है वो आसान हो गया अगर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या कंप्यूटर डिवाइसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे जो है वो एक जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो स्पीडीली हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिसीजन लेने के लिए कुछ बेस, कुछ इंफॉर्मेशन का होना जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो है वो मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में चाहिए होती है, जिस डिसीजन के लिए चाहिए होती है, उस फॉर्म में जो है उसको एनालाइज करके वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पीडी डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट स्पीडी डिसीजंस ले सकती है, जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये जो है वो कुछ टूल्स, टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है। डिसीजन अकाउंटिंग की डिसीजन लेने के लिए जो है कि कैसे, मतलब डिसीजन लेने का मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है कि कब किसी प्रोडक्ट को बनाना है, या फिर जो है मार्केट से खरीद सकते हैं, या अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए क्या प्राइस चार्ज किया जाए, या हमें जो है एक्सपेंशन करनी है तो किन प्रोडक्ट्स की जो है किन डिपार्टमेंट्स की एक्सपेंशन करनी है, वो एक्सपेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, या फिर किसी जो है वो पार्ट को, ब्रांच को, डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है। तो वो डिसीजन अकाउंटिंग भी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये जो डिफरेंट आपको मैंने टेक्निक्स बताई, इन्हीं को मिला जुला के जो है वो डिसीजन अकाउंटिंग के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, और जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि उसका जो है उसको क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट काम ही जो है वो डिसीजन लेने का है। देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, की जरूरत क्या है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हर एक चीज या हर एक काम हम तभी करते हैं जब उसकी कुछ ना कुछ वर्थ या कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो होती है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इससे क्या है कि जो उसके कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं, जैसे इसमें पहला पॉइंट आ रहा है इंक्रीज एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। एफिशिएंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो पहली बात कि इसमें पहले से ही टारगेट डिसाइड हो जाते हैं। पहले से जब टारगेट डिसाइड होता है तो हर किसी को पता है कि मुझे क्या चीज अचीव करनी है। तो जब हमें पता है कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है वो इस तरह से इस टारगेट को अचीव करना है। तो उससे जो है हमारे को उस टाइम पे डिसीजन लेने में कम टाइम लगता है, और आसानी से जो है वो अपने टारगेट्स को हम अचीव कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जब प्रॉब्लम आती है या जब काम आता है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, तो उस चीज को हम पूरा नहीं कर सकते। बट अगर हमें पता है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके उन गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिफरेंट, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पर है, चाहे वो डिपार्टमेंटल बेसिस पर है, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिस पर है, तो उनकी एफिशिएंसी जो है उससे बढ़ जाती है। देन प्रॉपर प्लानिंग, जैसे मैंने बताया कि प्लान्स दे आर फॉर फ्यूचर बट बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा, कि जो प्लान्स हैं, जो फोरकास्टिंग की जाती है, वो जो है फ्यूचर के लिए की जाती है, बट इट डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिकल डाटा। तो वो जो प्लानिंग है उसके लिए जो है वो हिस्टोरिकल डाटा हमें जो है वो अलग अलग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सेक्शंस हैं उनसे जो है वो मिल जाता है। चाहे वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है, कॉस्ट अकाउंटिंग से है, तो वहाँ से जो है वो डाटा मिल जाता है, उनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, और हम जो है वो अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लान्स बना सकते हैं, चाहे वो बजट्स हैं या प्लान्स की फॉर्म में है। देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे परफॉर्मेंस को मेजर। बट परफॉर्मेंस को आप तभी मेजर कर सकते हैं जब आपने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स पहले से फिक्स किए हो। तो वो जो आपने किया है कि उसके लिए पहले से टारगेट्स, या चाहे वो बजटरी फॉर्म में है, या फिर अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या बजट्स आपने बनाए हैं या कोई प्लान्स आपने बनाए हैं, तो उसके लिए आपने, उसकी वजह से क्या है कि आपने पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ टारगेट्स फिक्स कर दिए। तो जब स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स फिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है कि जो हमने टारगेट किया था उसके कंपैरिजन में एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आई है। तो जो है परफॉर्मेंस को मेजर करना कि परफॉर्मेंस कम रही है, ज्यादा रही है, या अप टू द मार्क की, यानी कि स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट रही है, तो वो चीजें हम यहाँ से परफॉर्मेंस की मेजर कर सकते हैं, और उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस तभी पॉसिबल है जब हमने जो है वो किसी के लिए कोई टारगेट्स फिक्स किए होते हैं। देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सिंपल सी बात है कि जब आपका
कॉस्ट कम हो जाती है, पहले से टारगेट डिसाइडेड है, देन आपकी एफिशिएंसी अगर बढ़ गई है तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, या तो जो है वो उसका सेल्स रेवेन्यू के ऊपर, या दूसरा जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं वो इस तरह की हैं जिससे जो हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि आपस में किस तरह से वो कोरिलेटेड हैं, और उसके बेसिस पर जो है वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कॉस्ट के उनको एनालाइज किया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है, जिससे जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया जाता है। जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसमें जो है एफिशिएंसी में जो है दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं कि कॉस्ट भी कम हो जाती है प्लस क्वालिटी भी अच्छी आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमें जो है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो हमें क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हम जो है वो किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के अपनी वेस्टेज को कंट्रोल करके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाती है। देन इट इम्प्रूव्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या चाहिए होता है? कस्टमर्स को चाहिए होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, की क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए बट प्राइसेस भी जो है उसके लिए रीजनेबल होने चाहिए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट को के जो है वो कंट्रोल करने से, वेस्टेज को कंट्रोल करने से, लेबर्स का या मशीनरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब होता है तो उसकी वजह से जो है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी से जो है हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं और अपने कस्टमर्स को जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मेन पार्ट है कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स। देन इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए पहले से जो है वो टारगेट्स होने जरूरी हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमें जो है वो प्लानिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में, कंट्रोलिंग में जो है वो हेल्प करता है। और जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम पहले से फिक्स कर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड्स फिक्स होने से क्या है कि सबको पता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे उस टारगेट को अचीव करना है और कैसे वो टारगेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स तक पहुंचाएगा। तो उससे जो है वो मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है, क्योंकि जब इंडिविजुअल बेसिस पर या अगर इंडिविजुअल टारगेट्स हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पर, डिपार्टमेंटल टारगेट्स हैं तो डिपार्टमेंटल बेसिस पर, तो कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि आपने जो है वो टारगेट क्यों नहीं अचीव किए। तो वो जो टारगेट अचीव नहीं हो पाए हैं तो क्या रीजंस हैं, कि वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी गलतियों की वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो अगर हमने अपने फुल एफर्ट्स भी किए हैं तब भी जो है वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए हैं। तो जैसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की जो मैक्रो लेवल पे जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होगी, टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज होगी, तो मार्केट एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अगर उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है या हमारी जो है वो परफॉर्मेंस में कमी आई है या हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए फिर हम आगे अपने फ्यूचर में जो है अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएं, उनको प्रॉपरली प्रिडिक्ट करें। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कि हम जो है वो वेस्टेज कर रहे हैं, मशीनरी जो है वो टाइम से जो है वो प्रोसेसेस पूरे नहीं हो रहे हैं, काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो है वो ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या रीजंस है और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। तो मैनेजमेंट कंट्रोल करने में जो मैनेजमेंट कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है उनके लिए स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स फिक्स होते हैं और उनकी एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव की जा सकती है। देन लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ, जैसे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं बट उसके साथ साथ जो है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो इफेक्टिव होने के साथ साथ के बावजूद भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इफेक्टिव होने के बावजूद भी जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज़ बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा, कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो डाटा है दैट इज़ हिस्टोरिकल डाटा, तो ये डिसीजन लेने के लिए तो हेल्प करता है, बट अगर जो है इस डाटा में ही कहीं कोई ये जो है वो
माल फंक्शनिंग की गई है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि रिलायबल नहीं है, तो अगर वो फाइनेंशियल डाटा ही रिलायबल नहीं है तो उसके बेसिस पर मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी वो भी जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बेस ही गलत आ जाता है। तो अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही सही जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए हैं, तो फिर मैनेजमेंट जो है सही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सही ढंग से एनालाइज करने में फेल हो जाते हैं। देन लैक ऑफ नॉलेज, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी जो है हमें जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ताकि जो है उन चीज़ों को हम समझ सकें, उनको एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली सही डिसीजन ले सकें। तो बट क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्सन्स हैं या जो मैनेजमेंट के जो पर्सन्स हैं उनको जो है उन फील्ड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उसका जो क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स जस्ट इंफॉर्मेशन नॉट द डिसीजन, कि डिसीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते या हमारे पास जो है वो इस तरह की स्किल्स नहीं है कि जिससे हम उसको समझ सकें, तो फिर डिसीजन भी सही नहीं आ पाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है वो कुछ मैनेजमेंट पर्सन्स में रहती है। इंट्यूटिव डिसीजंस, कि बेशक हम कहें कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज कर ली गई हैं, साइंटिफिकली उसको कंट्रोल किया गया है, चेक किया गया है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिए गए हैं, फैक्ट एंड फिगर्स को प्रॉपरली एनालाइज किया गया है, बट उसके बावजूद भी जो है वो एक टेंडेंसी रहती है कि हम अपने इंट्यूशन के बेस पर डिसीजन ले लेते हैं, कि जो हमारे को जो है वो हमारी इंट्यूशन, जो हमारी परसेप्शन, जो हमारा एक्सपीरियंस कह रहा होता है, उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। और वो जो इंट्यूटिव जो डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूजफुलनेस को कम कर देते हैं। तो बेशक हमने उनको एनालाइज किया, बट अगर हमने जो है वो अपने इंट्यूशन के बेस पर ले लिया तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस जो है वो वहाँ से फेल हो जाता है। नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बट नॉट डिसीजंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है आप हटा नहीं सकते, बट एक अल्टरनेटिव नहीं है जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो होगी ही, डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे, बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पर क्या डिसीजन लिए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर। टॉप हैवी स्ट्रक्चर, अब जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है काफ़ी एक्सपेंसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए। जैसे आपका मैंने बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या वो जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एनालाइज करने हैं, तो उसके लिए जो है वो उसको, ताकि वो हमारा सिस्टम प्रॉपरली इफेक्टिवली काम करे, तो उसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत खर्चा करना पड़ता है स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो उसमें क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, वो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इट इज़ ओनली फॉर द बिग कंसर्न्स। इवोल्यूशनरी स्टेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो है वो वीडियो में बताया था आपको कि ये जो है वो स्टार्टिंग स्टेज पर है, बहुत ज़्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है, और समय समय पर जो है वो इसके टूल्स टेक्निक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और जो कंक्लूजन्स हैं या डिसीजंस हैं वो सबके सेम नहीं होते, वो उनके अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे सभी फैक्टर्स को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। देन पर्सनल बायस, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको बताया था कि इंट्यूटिव डिसीजंस ले लेते हैं, तो पर्सनल बायस जो है वो कहीं ना कहीं पर आ जाती है, क्योंकि डाटा तो है, बस उस डाटा को कैसे एनालाइज किया जाएगा, तो उसमें जो है वो पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बायस जो है वो डिसीजन में आ जाती है, कि ऑब्जेक्टिविटी उसकी वजह से कम हो जाती है, पर्सनल बायस की वजह से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इफेक्टिवनेस है वहाँ पर उसकी वजह से कम हो जाती है, पर्सनल बायस की वजह से। साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। कभी भी कोई भी चेंज इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है तो वो चाहते हैं कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, फॉलो ना किया जाए। तो जब लोग रेसिस्ट कर रहे होते हैं तो किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ के भी जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी अपनी परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रहते हैं, अपने एटीट्यूड के बेसिस पर रहते हैं, जिससे वो जो लोग जो हैं उसको रेसिस्ट करते हैं, और उस रेसिस्टेंस की वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो फेल हो जाता है, और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग
नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।